पीछे मॉडर्नाइजेशन की बात उठी थी, तो मॉडर्नाइजेशन में हमको लगातार फंड मिल रहे हैं और ये 20 के 20 जो है वो प्रिजन ऑफिशियल्स द्वारा ही रिकवर किया गया, किसी बाहर की एजेंसी से नहीं रिकवर किया। ये सिर्फ पुलिस का काम है कि वो बाहर अगर मॉनिटरिंग करती है लगातार, तभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी बनी रह सकती है। तो इसमें 27 गैंगस्टर्स का नाम हमारे पास आया था और ये एसटीएफ ने ही हमको रिकमेंड किया था, क्योंकि अंदर से जो नेटवर्क चलाने वाली स्थिति है वो मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि अब सबका नेटवर्क बाधित हो चुका है। स्टाफ की जो कमी है वो मतलब जो वैकेंसी है और जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसमें गैप है, जिसको जल्दी पूरा किया जाए। पीछे मॉडर्नाइजेशन की बात उठी थी, तो मॉडर्नाइजेशन में हमको लगातार फंड मिल रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन के सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं। और इस समय हमारे पास हमने जो है कुछ अम्बाला और गुड़गांव में अलग से जो है वो पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है और उस पायलट प्रोजेक्ट में हम जैमर्स लगाए जा रहे हैं। जैमर्स लग जाने के बाद से संवादहीनता की स्थिति रहेगी अंदर से और उसमें इस तरह के कम्युनिकेशन नहीं होगा। सर, नशा करने की बात अक्सर सामने आती है। जो भी जेल से बाहर आते हैं तो वो कभी अपने परिजनों को, कभी यार दोस्तों को कहते हैं कि जेल में नशा भी मिल जाता है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, जेल में पीछे जब रेड हुई है तो कुछ मादक पदार्थ जरूर पकड़ा गया, और मादक पदार्थ के सर, कैसे पहुंचता कैसे है जेल के अंदर? इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद भी जेल के अंदर नशा कैसे पहुंचता है? हाई सिक्योरिटी, देखिए इसमें कुछ तो जहाँ पे हमारी पेट्रोलिंग है, बीएसएफ की पेट्रोलिंग है, कुछ जेलों में हमारे बीएसएफ की पेट्रोलिंग, जहाँ बीएसएफ की पेट्रोलिंग है वहाँ पे इसके इंसिडेंट्स कम पाए जाते हैं, पर इस पे कई बार थ्रो करने की भी समस्या आती है और जेलों के अराउंड जो पेट्रोलिंग है उसको लगातार बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अगर उसको हम बढ़ाएंगे तो इसमें कमी है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जेल में ये नशा पहुंचाने के लिए कहीं ड्रोन का इस्तेमाल या कोई ऐसा किसी मुलाजिम के तरफ? अभी ड्रोन का इस्तेमाल की तो कोई बात सामने नहीं आई है। किसी कर्मचारी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर पीछे जो भी इनके केसेस पाए गए हैं वो मैंने आपको बताया, जो मोबाइल पाए गए हैं और जो ये पाए गए हैं मादक पदार्थ पाया गया, तो मोबाइल जो पाया गया है उसका हमने पूरा जांच स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंपा है। तो एक जगह पे जब एसआईटी इकट्ठा होगी, एक जगह एसआईटी काम करेगी, तो निश्चित है अगर कोई इस तरह की संलिप्तता होगी तो सामने आएगी सबकी। कितने मादक पदार्थ आए सर, बता सकते हैं? जी, मादक पदार्थ बरामद करने जी, एफआईआर रजिस्टर्ड 20 है और ये 20 के 20 जो है वो प्रिजन ऑफिशियल्स द्वारा ही रिकवर किया गया, किसी बाहर की एजेंसी से नहीं रिकवर किया। ये दिस ईयर है सर, अब तक है ये? जी, इसी साल का है ये, और नंबर ऑफ इनमेट अरेस्टेड 26 है। आप ये ले लीजिए, इसमें दोनों है, इसमें दोनों है, जो मोबाइल पाए गए वो भी है और जो मादक पदार्थ पाए गए वो भी है, पर इसमें से ज़्यादातर केसेस प्रिजन ऑफिशियल्स के द्वारा ही डिटेक्ट किए हुए और रिकवर किए हुए। जैसे पुलिस का काम है कि वो बाहर अगर मॉनिटरिंग करती है लगातार, तभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी बनी रह सकती है और अपराध काबू किया जा सकता है। उसी तरह से हमारा प्रिजन डिपार्टमेंट भी है। हमारे जो सुपरिटेंडेंट है, हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, जो सब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, जो वार्डन है, तो हमारी स्थिति ये है कि हमको भी लगातार अपराध पे नज़र रखनी पड़ेगी और लगातार इन अपराधियों पे नज़र रखनी पड़ेगी कि ये इस तरह की कोई हरकत न करें। सर, हार्डकोर क्रिमिनल्स जो हैं उनकी जेल शिफ्टिंग की आपने की, ये क्या वजह थी और कितने कैसे हार्डकोर? जी, हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि अगर हम जो है इस तरह का स्टेप उठाएंगे और जेल को शिफ्ट करके और उसके ऊपर सुरक्षा व्यवस्था लगाएंगे, तो इसमें 27 गैंगस्टर्स का नाम हमारे पास आया था और ये एसटीएफ ने ही हमको रिकमेंड किया था। उसको एग्जामिन किया गया और उनकी जेलों को शिफ्ट किया गया, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि इस कम्युनिकेशन को, इस संचार तंत्र को जो अवैधानिक है, जो इलीगल संचार तंत्र है अपराधियों का, उसको नष्ट करने के उद्देश्य से इसको ट्रांसफर किया। एक जो नई जेल्स कुछ बनाने का आप लोगों का प्रयोजन हो रहा है, वो कहाँ है और किस तरीके से आप लोग करने वाले हैं? नई जेल में तो एक हाई सिक्योरिटी जेल रोहतक में बन रही है। अच्छा,
जिसका जो है वो बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगी। दिसंबर तक की बात हो रही है, पर 2-4 महीने और समझा जाए 2026 तक वो कंप्लीट हो जाएगी। हाई सिक्योरिटी रिस्क जेल है। और 2 और जेल है, एक फतेहाबाद एक पंचकुला है, जिसमें लैंड ले ली गई है। तो इस समय निर्माणाधीन संख्या ये है। और हमने पिछली बार भी संख्या दी थी कि हमारे पास बंदियों की संख्या 27,000 है, कैपेसिटी हमारी 22,000 की है। ज़्यादा ओवर क्राउडिंग नहीं है, चीज़ों को फैसिलिटेट करके रखा गया है। और इन 3 जेलों के निर्माण के बाद हमारे पास और अच्छी खासी कैपेसिटी हो जाएगी। तो रेवाड़ी तो तैयार हो गई थी सर, रेवाड़ी भी कुछ हुआ उसमें? 3 बताए 3 मंथ का टाइम है उसके अंदर, DSS डॉक्यूमेंट वगैरह उसमें लगवा रहे हैं, 3 मंथ को फंक्शनल 3 महीने और उसको मैं रेवाड़ी में लगेगा ये बता रहे हैं। और उसमें इक्विपमेंट्स वगैरह लगने की। पंचकुला की कोई डेडलाइन है सर, कब तक बन जाएगी? पंचकुला की डेडलाइन का स्थिति है कि पंचकुला की जमीन अभी हमको मिली है, तो अभी उसका पूरा निर्माण होना बाकी है। ऐसी स्थिति में आप लगभग 1.25 साल का टाइम मानें। हाई सिक्योरिटी जो जेल है सर, इसमें क्या स्पेसिफिक इशूज है? हाई सिक्योरिटी जेल में हमारे जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं, वो सबसे पहली बात है कि किस तरह से हम ऐसा उसमें व्यवस्था करेंगे जिसमें कि इनका संचार तंत्र बाहर काम न कर सके। और मिलने वालों को मतलब हाई सिक्योरिटी रिस्क जेल का बेसिक मतलब ये है कि जो इस तरह के लोग हैं उनको सबको एक ही जेल में रखिए और उसके ऊपर अपनी सुरक्षा व्यवस्था लगाएं, जिससे कि उनका बाहर से बातचीत और कम्युनिकेशन न हो सके। सर काफ़ी जो पिछले अतीत में आप देखेंगे तो जो कोर्ट में जाने का जो प्रक्रिया है जी जो उनकी सुनवाई होती है उसके दौरान कई हीनियस क्राइम भी हुए हैं जी हुए। और वहीं से दौड़ भी जाते हैं कई बार। तो उसके लिए क्या कुछ नया कुछ कोई फार्मूला मैकेनिज्म या फिर VC के जरिए? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और अब हमारा ज़्यादातर 80% के आसपास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रहा है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देने के बाद से जो पुलिस हमारी सुरक्षा व्यवस्था में लगी रहती थी, एस्कॉर्ट ड्यूटी में लगी रहती थी, वो भी फ्री हैं। और इसमें रिस्क भी कम इन्वॉल्व है कि इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। कुछ जेल स्टाफ की कुछ कमी है? 100% करने की है सर? जी, 80% एक्सपेंसेस भी बचे होंगे उससे 80% running आपने cost। देखिए, मैंने इसलिए 80% कहा क्योंकि कुछ कानूनी बंदिशें होती हैं, जो चार्जेस की समरी होती है। देखिए, अंदर से जो नेटवर्क चलाने वाली स्थिति है वो मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि अब सबका नेटवर्क बाधित हो चुका है। नेटवर्क अब किसी भी गैंगस्टर का कोई नेटवर्क इस समय नहीं चल रहा है और स्थिति पूरी तरह से काबू कर ली गई है। हमने पहले भी आपको कहा था कि 10 दिन लगेंगे, हम इस चीज़ को कंटेन कर लेंगे। आज की डेट में किसी भी गैंगस्टर का कोई फ़ोन अंदर से बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन जो आपने कहा कि ऐसे कितने पेशेवर अपराधी हैं, उन अपराधियों की संख्या अच्छी खासी है जो हमने कलेक्ट कराया है। और वो आप इनको दे दें कि ये कौन कौन से गैंग किस किस जेल में है, ये हमने अभी कलेक्शन कराया है। तो जो पेशेवर अपराधी होते हैं वो हमेशा प्रवृत्त रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका अपराध का नेटवर्क चलता रहे। उसको कैसे कंटेन किया जाए, इसी की बात हुई थी कि 10% इस तरह के अपराधियों को कैसे कंटेन किया जाए, तो उनको कंटेन किया गया। और इसीलिए मैंने बताया कि एक SIT का ये जिक्र किया मैंने कि एक SIT इसमें कॉन्स्टिट्यूट की गई। अब इसके बाद दूसरा बिंदु था हमारा कि पिछले 6 महीने में जो मोबाइल मिले हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रही थी। तो हमने ये बात उठाई थी कि अभी तक ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन चलती थी और हम इसके लिए क्लोज कोऑर्डिनेशन करेंगे और इसमें हम स्टेट क्राइम ब्रांच से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इसमें अलग से एक SIT कॉन्स्टिट्यूट कराएंगे। इसमें हमने कहा था कि हम क्लोज कोऑर्डिनेशन रखेंगे DGP हरियाणा से और क्लोज मीटिंग करेंगे, वो हमने कर ली है। और ये अब ऐसे 21 मामले हैं पिछले 6 महीने के, और ये सारे 21 मामले अलग अलग जिलों में इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जिसको अब हमने सेंट्रलाइज टीम को देने का फैसला किया है और इसको अब स्टेट क्राइम ब्रांच ही इन्वेस्टिगेट करेगा। सर क्या क्या काम करेगी SIT जो गठित की गई है, वो किस तरह से काम करेगी? इसमें जो SIT गठित की गई है उसका सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक तो अपराधी के मोडस ऑपरेंडाई समझना कि किस तरीके से वो कहीं पे भी बैठ के अपने आप को, अपने गैंग को संचालन करने का प्रयास कर रहा है, तभी आप उसको कंटेन कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि जो हमारे पास जो नियम है, जो कानून है, जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की, अगर उसमें कोई कमी है या खामी है तो उसको समझना और उसको दूर करना। तीसरा SIT का काम है
कि यदि हम ऐसा करते समय किसी कर्मचारी की कोई संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ हमारा क्या एक्शन बनता है। इसकी पिछली बार भी मैंने बात की थी कि न केवल हम नियमित विभागीय जांच से इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, बल्कि हम इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी भी फिक्स करेंगे। तो एसआईटी इस बात की जांच करेगी क्या किसी के प्रति हमको प्रोसीड करने की आवश्यकता है, और अगर इस तरह का कोई काम बहुत दिनों तक चलता रहा तो इस एंगल का बहुत बारीकी से छानबीन करने की आवश्यकता है। सर, जब से लाइबिलिटी आई है 10 दिन का टाइम आपने दिया था, तो कुछ जेलें आइडेंटिफाई हुई हैं, कुछ रिकवरी हुई हो, कुछ मोबाइल्स का, जैसा आपने कहा था कि हम विजिट भी करूंगा और सख्त नज़र रखेंगे। जी, अभी जो इसमें 10 दिन के अंदर जो चेकिंग हुई है, इसमें किसी तरह का कोई मोबाइल या किसी तरह कोई आपत्तिजनक सामान नहीं बरामद हुआ है, पर हमारी टीमें बन गई हैं और हमारे जो लोग हैं वो चेकिंग कर रहे हैं, पर चेकिंग में इस तरह का कोई सामान नहीं बरामद हुआ। बीच में आपने सुना होगा कि एक जींद का एक किस्सा हुआ था जिसमें ये बात निकल के आई कि साहब जींद जेल के अंदर से फ़ोन किया गया है। उसमें हमने इसको क्लैरिफाई कर दिया गया था कि वो जींद जेल के अंदर से फ़ोन नहीं था, वो जो भी अपराधी था उसका भाई बाहर था और अपराधी के नाम मोबाइल था जो बाहर से यूज हुआ था, और जो उसके पिता की बरसी के दौरान वो इनएबिलिटेड कंडीशन में, मतलब कि शराब के पीने की स्थिति में था और उसने ये फ़ोन किया था। तो उसमें हमने ये क्लियर किया था कि ये जींद जेल के अंदर से ये फ़ोन नहीं किया। मैंने पिछली बार आप लोगों को सबको बताया था कि अगर जो अपराधी के अगल बगल अपराध को रोकना है तो हमें क्लोज कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा हरियाणा पुलिस से, और डीजीपी हरियाणा से मैं इसके बारे में मीटिंग भी करूँगा। तो वैसा हमने किया है और हम अंततः सफल रहे। हमने एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कराई है और वो एसआईटी हमारे जो आईजी प्रिजन है और आईजी एसटीएफ है श्री सतीश बालन, उनके अंडर में वो एसआईटी काम करेगी और उसमें सुप्रिटेंडेंट पुलिस यमुनानगर होंगे, हमारे करनाल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं प्रिजन के वो भी होंगे और एसटीएफ के डीएसपी होंगे, और ये जांच की जाएगी कि पीछे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द क्रिमिनल्स, क्योंकि पीछे कोई गड़बड़ ऐसी नहीं थी। गड़बड़ी ये है कि एक जो पेशेवर अपराधी होता है वो आदतन अपराध करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, तो हम केवल उसका मोडस ऑपरेंडाई समझना चाहते हैं कि पीछे अगर वो जेल में रह के ऑपरेट करता रहा तो वो किस तरीके से ऑपरेट करता रहा। इसके लिए हमने ये एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करा दी।